चलिएगा। हेलो बड़ी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बिजनेस स्टडीज अपनी स्टार्ट कब की हो चुकी थी, कंट्रोलिंग भी हो चुका था। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, आप लोगों को गैप नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे इस कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर। हमने इसका बेसिक मीनिंग देख लिया था, देन आफ्टर इसके फीचर्स की भी बात कर ली थी, इसका इंपॉर्टेंस वाला पोर्शन था वो भी हमने देख लिया था। तो बेटा बचा क्या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर? तो सर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एक सबसे अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, जो प्लानिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग एंड द लास्ट वन दैट इज कंट्रोलिंग, दैट इज अ कंट्रोलिंग का प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस अभी अपने का बाकी था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेटा किसके बारे में बात करेंगे? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंट्रोलिंग क्या प्रोसेस की, कंट्रोलिंग के प्रोसेस की बात करेंगे। उसके बाद में आपका पार्ट ए बिजनेस स्टडीज का पूरी तरीके से खत्म होता है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द लास्ट वन इट इज अ कंट्रोलिंग आज अपन करेंगे। आज के सेशन के अंदर अपन पूरा प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से बेटा खत्म करेंगे, है ना बेटा। देखो ये देख लिया था अपन ने, इंपॉर्टेंस वाला पोर्शन हो गया था, देन आफ्टर फीचर्स भी देख लिए थे। तो सर बचा क्या है? तो आज से आज किस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कंट्रोलिंग का प्रोसेस का। प्रोसेस का फंडा आप सभी को क्लियर है कि जब भी प्रोसेस का क्वेश्चन आता है तो हमको जो सीक्वेंस सर ने बता रखी है, जो बोर्ड्स ने बता रखी है, जो नोट्स में बता रखी है, वही फॉलो करनी, यानी कि पॉइंट्स को इंटरचेंज नहीं करना है। जो पॉइंट जहां पर लिख रखा है उस पॉइंट को वहां पर ही लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट इट इज अ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकंड वन मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, फोर्थ एनालिसिस डेविएशंस, फिफ्थ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसके दोनों पार्ट होते हैं। फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन और फीडबैक इज कंट्रोलिंग। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, छोटा सा पोर्शन है ये भी। इसको भी कंप्लीट करने के बाद फिर ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए जो विश्वास बेच वालों के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये चैप्टर होता है पूरी तरीके से खत्म। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सर क्या स्टार्ट करोगे? तो आज हम बेटा बात करेंगे, किसकी बात करोगे? तो कंट्रोलिंग प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। बेटा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आप अगर स्टैंडर्ड ही नहीं सेट करोगे तो आप जब एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या आप इससे बेटर कर सकते थे, क्या इससे बेटर नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं सर आपको एक एक बेस्ट प्लान लेके चलना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड एक प्लान तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लिख रखा है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस को किस क्या कर सकते हो आप? मेजर कर सकते हो। स्टैंडर्ड आर द benchmark towards which an enterprise strive to work due to changes in a business environment. The standard should be flexible enough to be modified according to the situation. ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड सेट करना है और स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? थोड़ा सा मॉडिफाइड भी होना चाहिए, बिकॉज वी नो डेट द बिजनेस एनवायरमेंट चेंजेस है, डायनेमिक है, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चीज आप चेंज भी कर सकते हैं आपके स्टैंडर्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड सेट सेल, स्टैंडर्ड सेल की बात की थी 15 लाख पर एनम, ठीक है। रिडक्शन कॉस्ट बता रखी है 5%। फिर स्टैंडर्ड प्रॉफिट हुआ 6 लाख का और इंक्रीज इन सॉरी हाँ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्रीज हो गई 10% से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, ये बता रखा है। फर्स्ट पॉइंट में सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकंड पॉइंट है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर आप स्टैंडर्ड सेट कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपने काम किया है, जो आपको रिजल्ट, जो आउटपुट आपको मिला है, उसको आप कंपेयर कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। बेटा कंपेयर किससे करोगे? स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो पढ़ते हैं। After setting up of a standard of the performance of the employees is measured by evaluating the actual work done by the employees. While measuring the performance, the qualitative as well as the qualitative and quantitative aspect of performance is kept in mind. Sometimes employee achieve the qualitative standards by ignoring qualitative standards. That is why while measuring the performance,
क्वालिटी स्टैंडर्ड आर ऑल्सो मेजर्ड। ठीक है, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर बता रखा है कि आपको दोनों मेजर्स का ध्यान रखना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का मैचिंग, इन दोनों का ध्यान रखना है। जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके हिसाब से ही वर्क करना है। ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड बना दिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या दिखी, क्या मिली, उसको देख लिया। थर्ड में इन दोनों क्या करेंगे, आप कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से क्या करोगे सर, कंपेयर करोगे। दिस स्टेप इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, with the standard. Companies will reveal the deviation between the actual and desired performance. If the deviation is minor, then it should be ignored, but if the deviation is more, then time action must be taken. ठीक है, ध्यान रखना, अगर कुछ माइनर डेविएशन है, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं पर 0.5 से रेटिंग बढ़ रही है कॉस्टिंग की, तो इट्स ओके, लेकिन मोर देन 2, मोर देन 5, मोर देन 10, मतलब लेकिन जहां पर इग्नोरेंस जिस चीज की आप नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज पर आपको मेजर लेना चाहिए, वहां पर डेविएशन को अच्छे से फाइंड आउट करने चाहिए। लेकिन कहीं पर बिल्कुल माइनर सा चेंजेस हो रहे हैं, वहां पर ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा कंपेरिजन परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। फोर्थ पॉइंट है एनालिसिस द डेविएशंस। ठीक है, यहाँ पर आपको जो डेविएशंस, जो डिफरेंस दिखे थे, बस इसके अंदर वही बता रखा है कि अगर माइनर डिफरेंसेस है, डेविएशंस है, उनको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो कहीं न कहीं जो इग्नोरेबल नहीं है, उसके जरिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्शंस लेना पड़ेगा। वही बता रखा है एनालिसिस डेविएशंस के अंदर। तो क्या बता रखा है, तो पढ़ते हैं। अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड only cases beyond this range should be brought to the knowledgeable of top level management. They must divide the deviation in two categories of derivation which need to be attained urgently in one category and minor or insufficient decision in other category. These two categories must be controlled by the following टू टेक्निक्स एनालिसिस डेविएशंस। अब डेविएशंस को कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके दो टेक्निक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। ठीक है, इस चीज को पढ़ते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर बता रखा है, कंट्रोल शुड बी फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया which are critical to success of an organization. These KRAS are set as the critical points. फिर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इट मींस अ मैनेजर who tries to control everything may end up controlling nothing. The deviation which are beyond the specific range should only be handled by manager and minor deviation can be ignored. Manager should not waste his time and energy in finding solution of a minor deviation. Rather than he should concentrate on removing deviation of high degree. तो डेविएशन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है वापस, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। वही बता रखा है कि डेविएशंस को आपको फाइंड आउट करना है, उन डेविएशंस को रिसर्च करनी है, देखना है। उसके अंदर यह देखना है आपको कि जो आपका जो डेविएशन निकला है, जो डिफरेंस निकला है, क्या माइनर है या मेजर है। माइनर है, बिल्कुल छोटा सा चेंज हो रहा है, तो वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको आप एक बार इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो उस डेविएशन के ऊपर आपको फोकस करना है, जिसकी वजह से जो अभी डेविएशंस निकले हैं, इन फ्यूचर जब आप वापस प्लानिंग करो, वापस पूरा मैनेजमेंट करो, तो कहीं ना कहीं जो सेम मिस्टेक इस बार हुई है, वो सेम मिस्टेक उस टाइम नहीं हो। तो आपको यहां पर मेन चीज जो पता होना चाहिए वो ये होनी चाहिए कि माइनर डेविएशंस पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो अच्छे डेविएशंस है, जहां से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डेविएशन ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, वहां पर आपको क्या करना है, इनका वर्क करना है। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना है। फिर अच्छा ध्यान रखना, डेविएशन दो पार्ट के होते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। कैसे क्या होता है बता देता हूं। डेविएशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे, जैसे कि हमने बोला था इस बार अपन 100 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो गया 110 का, तो ये कौन सा हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव 100 का सोचा था लेकिन 98% ही यूनिट प्रोडक्शन कर पाया, तो ये कौन सा हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन, द फाइनल
step in the controlling process is taken corrective action. No corrective action is required when the deviation are within the acceptable limits, but where significant deviation occur करेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी. ठीक है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब यही है कि डेविएशन जो निकला है उसमें अगर इग्नोरेबल है तो कोई इशू बड़ी बात नहीं है, कोई इशू वाली जैसी बात नहीं है. लेकिन जिसको आप कहीं ना कहीं नेगेटिव या फिर जिसको इग्नोर नहीं कर सकते उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक करेक्टिव कंट्रोलिंग प्लान बनाना पड़ेगा जिसको आप करेक्शन कर सकते हो. फीडबैक इन कंट्रोलिंग आफ्टर, फिर बता रखा है आफ्टर सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर अ फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड. फीडबैक रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ रीजन फॉर अ डेविएशन ऑफ प्लान or for inefficiency in overall working of organization along with the resources. The corrective measures are also specified in the feedback report. Feedback in controlling का मतलब होता है कि जो डेविएशंस थे उसके ऊपर जो आपने करेक्टिव प्लान बनाया है उसके बारे में उस पूरी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है. एक रिपोर्ट तैयार होती है, उसके बाद में उसी को उस रिपोर्ट को बोला गया है फीडबैक इन कंट्रोलिंग. क्या बोला गया बेटा? फीडबैक इन कंट्रोलिंग. ठीक है, तो यहां पर आपका पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म होता है. एक बार वापस फटाफट देख लेते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे. स्टैंडर्ड सेट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे. किसको मेजर करेंगे? अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस की. एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के बाद में कंपेयर करते क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को. फिर डेविएशंस एनालिसिस करते हैं, क्या डेविएशंस आए हैं, क्या अगर आए हैं तो उस पर क्या करेंगे, एक्शंस लेंगे. किसके ऊपर, क्या जो इग्नोरेबल है उन पे या नॉन इग्नोरेबल है उस पर. जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लेंगे. ठीक है, फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स के बाद में क्या करोगे भैया, फीडबैक लोगे. ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. हर बार यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना बेटा चुन्नू मुन्नू. इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना एक बार. सबसे पहले तो अच्छे से इंपॉर्टेंट टिक कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो सबसे पहले. अरे क्यों लिखना है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है कि आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाना. मेरे को मजा तब आएगा जब मैं यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाऊं और वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको वेरी वेरी कर दे आपके एग्जाम में और नंबर आ जाए वेरी वेरी, तो मजा आ जाएगा. तो लिख लेना रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. इसमें क्वेश्चन हर बार आता है. कौन सा पॉइंट आता है वो बताएंगे आपको. एक ही पॉइंट हर बार पूछा जाता है कि प्लानिंग इज ये फॉरवर्ड बैकवर्ड या फिर कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड या बैकवर्ड वाला क्वेश्चन हर बार आता है. हर बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे. फर्स्ट नेचर एंड कंसेप्ट. प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी एंटरप्राइज. एज इन प्लानिंग वी डिसाइड व्हाट is to be done, how it should be how it is to be done, when it should be done and by whom it should be must be done. ठीक है, नेचर के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्लानिंग की डेफिनेशन बता रखी है कि प्लानिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें. जब इन सब के अपने को आंसर मिल जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्लानिंग बोला जाता है. उसी तरह से कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं, कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग in is in accordance with the plan and if there is any deviation taking preventive measures to stop the deviation. ठीक है, कंट्रोलिंग के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो प्लान बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काम होता है कि इसका कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोल रखना. तो ये सबसे पहले नेचर एंड कंसेप्ट की बात कर ली थी. सेकंड पॉइंट दिख रहा है वो है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या इंटरडिपेंडेंट है, क्या इंटर रिलेटेड है या फिर बोथ है, तो दोनों है, कैसे हैं, क्या है, पढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे. द कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज नो प्लान्ड परफॉर्मेंस देन द कंट्रोलिंग मैनेजर्स विल नॉट बी एबल टू नो वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ओके और नॉट. भाई प्लानिंग देखो इसमें बता रखा है कि कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, कंपेयर करता है किस किस को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से. अब आप खुद बताओ ना, अगर प्लान परफॉर्मेंस ही नहीं होगा, अगर प्लानिंग ही नहीं करोगे तो कंपेयर किसको करोगे. ठीक है, तो ये बता रखा है. उसके बाद बता रखा है ऑन द अदर हैंड प्लानिंग फंक्शन ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कंट्रोलिंग. फिर बता रखा है कि प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो सर प्लानिंग कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है.
कैसे हैं तो देखते हैं। डिपेंडेंट ऑन कंट्रोलिंग फंक्शन, एज द कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान स्ट्रिक्टली। ठीक है भाई, आपने प्लान बना दिया लेकिन उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रिक्ट बेस पर, रेगुलर बेसिस पर अगर वर्क ही नहीं होगा तो क्या गोल अचीव हो गया? क्या तो सर गोल अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड। थर्ड पॉइंट जो मैं बोलता हूं कि जहां से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, क्वेश्चन आएगा मतलब क्वेश्चन आएगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो पढ़ लेते हैं एक बार। कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग, क्या बोल रखा है? कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज द मैनेजर लुक बैक to the previous year performance to find out the deviation from the standard. Planning is also backward looking because the planning is a guided by the past experience and feedback report ऑफ अ कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है, तो दोनों बैकवर्ड है। दोनों बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर भी क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर की जो परफॉर्मेंस होती है उसके डेविएशंस देखे जाते हैं कि पिछले साल हमने जो गलतियां की थी क्या वो गलतियां सेम टाइम करनी है क्या नहीं करनी है। तो इसलिए ये क्या है, बैकवर्ड। उसी तरह से प्लानिंग भी क्या है, बैकवर्ड है, क्योंकि सर प्लानिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग के अंदर भी पास्ट एक्सपीरियंस को अपन देखते हुए फिर ही प्लान बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट बता रखा है प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। अब फॉरवर्ड कैसा है, तो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। प्लान्स बनाते तो है लेकिन प्लान बनाए किसके बेस पर जाते हैं, तो प्लान तो भी पास्ट के हिसाब से बनाओगे या फिर फ्यूचर के हिसाब से, तो प्लान तो फ्यूचर के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो वही लिख रखा है कि प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर future. It involves looking in advance and making a policy for maximum utilization of resources in the future. ठीक है बेटा, फिर आगे क्या बता रखा है, फिर कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड। यस प्लीज कम बैठिए। Controlling is also forward looking because controlling does not end only by comparing past performance with the standard. It involves finding the reason for a deviation and suggest the measures so that These deviation do not occur in future. तो ये भी कहीं फॉरवर्ड है कि खाली कंट्रोलिंग का काम कंपेयर करना ही नहीं होता है, ये भी बताता है कि कहीं फ्यूचर में ये चीज नहीं हो तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी लेता है। तो क्वेश्चन आ जाए क्या कंट्रोलिंग क्या प्लानिंग और कंट्रोलिंग बैकवर्ड है क्या फॉरवर्ड है, तो दोनों है, कैसे क्या है, तो इस टाइप का आंसर लिखना है, अपना दिमाग मत लगा देना। फिर प्लानिंग इज prescriptive whereas controlling is evaluative. So planning is a basically an intellectual process involving lot of thinking, comparison and a comparison to prescribe a particular course of action for achieve objectives. फिर बता रखा है कंट्रोलिंग ऑन द अदर हैंड इवेल्युएट और चेक वेदर द डिजायर्ड कॉज ऑफ एक्शंस फॉलोड और नॉट। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है, और कंट्रोलिंग क्या है, एवोल्यूशन है। प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव क्यों है, क्यों यहाँ पर आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यहाँ पर माइंड का गेम है, और इवोल्यूशन यानी कंट्रोलिंग क्या है, इवोल्यूशन है जहां पर आप इवोल्यूशन करते हो, चेक डाउन करते हो कि प्लांट परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर बेटा आपका क्या और होता है, तो यहां पर आपका पूरी तरीके से जो प्लानिंग वाला जो कंट्रोलिंग वाला जो चैप्टर है, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, तो जिसके अंदर हमने बेसिक मीनिंग देखा था, उसकी फीचर्स देखे थे, उसके इंपॉर्टेंस देखी थी, एंड द लास्ट वीडियो के अंदर हमने उसकी प्रोसेस के बारे में बात की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हर बार जहां से क्वेश्चन आता है वो क्या था, वो यही था कि बताइए क्या प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या बैकवर्ड लुकिंग है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग है, क्या दोनों है। तो इस बारे में हमने बात की। तो यहां पर बेटा आप लोगों का जो कंट्रोलिंग पोर्शन होता है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। कुछ भी इश्यू हो तो घबराना मत, क्या मत करना, घबराना मत। जो ये नंबर दे रखे हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। अरे कांटेक्ट कर लेना, बस तुम्हारा काम इतना ही है। बाकी जो तुम्हारी घबराहट है वो उस घबराहट की मेरी जिम्मेदारी, उस घबराहट की तुम्हारा दुख दूर कर देंगे उस घबराहट को। और क्या करना है, कमेंट कर बता देना क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो क्या करना है, तो शेयर कर देना, जिसकी वजह से तुम्हारे जैसे जो बालक हैं, जो चुन्नू मुन्नू है, वह भी कहीं ना कहीं इस डीएसए क्लास उदयपुर का पार्ट बन सकते हैं और वही कहीं ना कहीं एक अच्छे नंबर से एग्जाम्स में शाइन कर सके। ठीक है, लास्ट टाइम है
इतना तो कर ही सकते हो डीएसए क्लासेस उदयपुर के लिए। ठीक है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना सा तो कर सकते हो। मेरे जितने भी जो व्यूअर्स हैं उन पर मेरे से ज्यादा विश्वास है कि वो इतना सा काम तो मेरा कर देंगे। थैंक यू टीम डीएसए।